So let's start to this topic that is expect to be covered in audit. अब क्या लिख रखा है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट जो हमने ऊपर पढ़े थे स्कोप में, ऑडिट की स्कोप में सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने मेजरली हमने ऑल स्कोप मतलब कवर करके रखते हैं प्रिंसिपल एस्पेक्ट। अब वो क्या होता है एस्पेक्ट? एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल। तो सर देखो एक तो ये हो गया है, ये तो तुमने लिखना ही है क्या, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब कैसे करते हैं। सेकेंड सॉरी ठीक है। तो तुम्हें एक तो ये इस क्वेश्चन में लिखना है कि क्या लिखे तुमने, एग्जामिनेशन करनी है किसकी, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल की, फर्म की। सबसे पहले एस्पेक्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब उसके आगे तुम्हें क्या रखना कि वो क्या अप्रोप्रिएट वगैरह है कि नहीं, हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन को सारी रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं कर लिया, और एग्जाम्पल को रीड करके चलते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चार्ट बना दिया इन्होंने अलग से ही। अब आगे क्या लिख रखा है, रिव्यू एंड सिस्टम ऑफ प्रोसीजर। अब सबसे पहले हमने क्या किया, पहले अकाउंटिंग कर ली उनकी। अब हमने क्या करना है, जो सिस्टम हमने पढ़ा या इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर से, या फिर जो थे उनके प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल के, मतलब जैसे वो कैसे साइन करेंगे बिल, मतलब सेल ऑर्डर उनका कैसे होगा, सेल की पूरी कैसे ट्रांजेक्शन होगी, मतलब पहले कौन अप्रूव करेगा साइन करेगा, वो सारा होता है। सिस्टम मतलब वही हो गया कि वो उन्होंने क्या सिस्टम मेंटेन करके सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन कर रखी कि नहीं, वही सारा डील करता है। अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, मतलब कैसे वो मेंटेन करके रख रहे हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि जितना भी इंटरनल कंट्रोल फर्म का स्ट्रॉन्ग होगा, उतने हम आगे से पढ़ेंगे कि सैंपल्स हम उतने कम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सही चेकिंग वगैरह प्रॉपर पहले मेंटेन करके चल रखे हैं कि पहले ये अप्रूव करेगा फिर वो करेगा, तो हम उस पर रिलाई करके अगर हम पहले इंटरनल कंट्रोल पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे हम आगे पढ़ेंगे कि हम अगर वो रिलाई कर लेते हैं उन बेसिस पे, तो वो हम आगे मतलब फर्दर अपनी सब्सटेंटिव जो चेकिंग होती है कि जो आगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह हम अप्लाई करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वहाँ पे हम थोड़े बहुत चेकिंग मतलब वो कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह वहाँ पे करके। तो ये लिख रखा क्या, एक तो तुमने क्या करना है, रिव्यू करना है ऊपर। पहले तुमने क्या कर लिया था उसका कि पहले अकाउंटिंग सिस्टम की एग्जामिनेशन कर ली थी, अब तुम उसको करोगे रिव्यू करोगे। क्या करोगे, टू एडिकेट, वो क्या करोगे, किस पर्पस के लिए, वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये फॉर आगे एडिक्वेशन और उसके कॉम्प्रिहेंसिव के लिए करोगे। अब वो तुमने ये कर ली उनके सिस्टम और प्रोसीजर देख लिए। उसके बाद देखोगे तुम उनको चेक करोगे किसकी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मान लो अगर कोई उनके, मान लो कोई खाली अमाउंट की वजह से कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, जैसे हम कोई इनवॉइस वगैरह लेंगे तो उस बेसिस पे मानो उन्होंने कोई पोस्टिंग डिफरेंट तो नहीं कर दी बाई चांस, मतलब कोई एक अमाउंट से कोई दूसरी अमाउंट, कई बार बाई इफेक्ट कई बार हो जाती है गलती है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो हम उसको बाद में एंट्रीज डलवा के वो रेक्टिफाई करवा देते हैं कि एक एंट्री पास करवा दो या उसी को चेंज कर दो, अगर वो कर सकते हैं तो वो आ गया कि कैलकुलेशन एरर हो गया बाई चांस, कई बार ऐसे हो जाता है कि मान लो जैसे उनको पता है उन्होंने जैसे 18% जीएसटी पे करना था, तो वो आया था मान लो 1440 का, वो इनवॉइस में भी वही कर रहा था, उन्होंने पे भी कर दिया था, लेकिन बाई चांस उनसे एंट्री डल गई 1400 की, मतलब 40 रुपीज की कम डल गई, तो हम उसको बाद में 40 रुपीज को या तो मतलब उसी के अंदर और डलवा सकते हैं, मतलब कि उनकी चेकिंग कर लेंगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की। फिर हम करेंगे वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिक, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे किसको, ऑथेंटिसिटी को, और वैलिडी करेंगे मतलब ट्रांजेक्शन को। अब वैलिडिटी मतलब कि ऑथेंटिकेशन, मतलब जो अगर कोई हमारा सिस्टम हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम हमने वो किया था, उस बेसिस हम क्या करेंगे, इनको रिव्यू करेंगे कि उसी बेसिस पे ये क्या वैलिड हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई जो जिस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये प्रोसीजर कर रहा है कि नहीं, मतलब जो इसमें पर्सन ने एंट्री डालनी थी, जिसने सेल्फ ऑर्डर पर डालना था, जिसने वो जो भी डालना था वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके केस में हमें क्या होना चाहिए, रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कोई भी एंट्री कोई बंदा उठा के डाल रहा हो, उसके पीछे उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कि जैसे डायरी मेंटेन करके रख रहा है अपनी, वो मतलब रजिस्टर जो भी मेंटेन करके रख रहा है, कोई उसके पास वाउचर आ रहे हैं, इनवॉइसेस आ रहे हैं, वो मेंटेन करके रख रहा है। फिर आगे क्या लेकर के, एसर्टेन डाटा प्रॉपर डिस्टिंक्शन होना चाहिए किसके बेस में, बिटवीन आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में क्यों होना चाहिए डिस्टिंक्शन, क्योंकि देखो कैपिटल होगी कैपिटल नेचर क्योंकि वो होगी बैलेंस शीट में जाके कैपिटलाइज, और रेवेन्यू नेचर क्योंकि वो हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट आ जाएगा उस पर वहाँ पे, अगर हम उसको कैपिटलाइजेशन करके नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट गलत आएगी, प्रॉफिट गलत आएगा, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट नहीं कर रही होंगी उस केस में। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे क्लाइंट को बाई चांस या फिर जो भी है उनको पता नहीं होता कि जैसे ये उनका कैपिटल नेचर का है, मानो जैसे उन्होंने कोई
वो परचेज कर लिया सब, जैसे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था उसके लिए परचेज कर लिया। देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू है, उसकी वैल्यू बहुत लंबे टाइम तक मिलेगी ना उसकी, मतलब 3-4 ईयर की, या तो उसको प्रीपेड भी, मतलब उसको हम कैपिटलाइज करवाएंगे फिर उसको, जैसे 3 साल मतलब 4 साल के लिए हमारा वो होता है सब, जैसे हमने बोले रखे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हमारा कैपिटलाइज होगा, उस कंप्यूटर की वैल्यू जो भी हमने इंटेंजिबल एसेट या फिर जो भी ग्रुपिंग होगी वो हम देख लेंगे, उस ग्रुपिंग में उसकी अमाउंट कैपिटलाइज होगी यहाँ पे जाके। तो ये ऐसे ये करके रखना कि जैसे कैपिटलाइज हो रखी है कि नहीं हो रखी वो अमाउंट, क्योंकि बाई चांस उन्होंने वो अमाउंट क्या पता कोई उस रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में डाल दिया, फिर कुछ उसके केस में, तो वहां से तुम्हें हटा के ये ध्यान रखना है अपना एनालिटिकल माइंड, कि वहां से तुम्हें हटा के दूसरी जगह लेके आना है। ये हो जाएगा इसका मीनिंग। आगे वो थोड़ा बहुत है वो, मेन इसकी ये स्टार्टिंग वाली बोल्ड लेटर्स है, ये तुमने जरूर लिखने हैं। अब आगे हम करेंगे, एक सेकंड दिखा रही है तो जैसे ये मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली हम इनको ऐसे अप्लाई वगैरह करते हैं, इनको हम ऐसे चेकिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होती है प्रैक्टिकली भी। ये जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ ना प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि जैसे हम कैसे चेकिंग करते हैं, एग्जांपल्स भी वही ले रहा हूँ। तुम इनको ना ऐसे करके चलोगे ना, अगर तुम ऑडिट में जाओगे तुम यही सारी चीजें देखना, हाँ तुम यही कर रहे होगे, हाँ वाउचिंग वगैरह ये कर रहे होगे, चेकिंग वगैरह कर रहे होगे। अब लास्ट में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे किसका, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, किससे, स्टेटमेंट ऑफ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। मतलब जैसे दो भी तुम्हें रिकॉर्ड्स उसके अंदर प्रोवाइड कर रखे होंगे एसेट एंड लायबिलिटीज का, मतलब जो भी तुम्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे ना वैल्यू, मतलब जैसे हम कैसे बात मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब जो भी इनवॉइसेस वगैरह होंगे उनसे तुम प्रॉफिट लॉस के मतलब वो चेकिंग वगैरह कर लोगे, स्टेटमेंट वगैरह से उनसे, सीधी सी बात ये है क्या वो। अब क्या करोगे, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। इसके में हमें वेरिफिकेशन करनी है टाइटल की, कि मतलब जो एसेट जैसे हमारे पास है उसका टाइटल किसके पास है, वेदर वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और उसकी वैल्यू। अभी देखो टाइटल के लिए हम कैसे करेंगे, उसकी टाइटल डीड होगी उसके लिए हमारे पास अब टाइटल डीड होगी, एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए कर लेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, कि हमारा उनके फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एग्जिस्ट करी है वहाँ पे, ये कर ली। और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे वो तो मतलब इनवॉइसेस वगैरह की वो प्रॉपर वो इनवॉइस क्या था उसमें क्या अमाउंट है, तो उस बेसिस पे हम कर लेंगे उनको कैपिटलाइज। ये हम तीनों चीजें कर लेंगे एसेट के लिए। ये जैसे ये एजर्शंस होती है कि जैसे एग्जिस्टेंस, ERCV बोलते हैं, जैसे मैंने तो इसकी शॉर्ट बना के ER सबका आगे SCV, जैसे और आगे एक एसेट्स की, जैसे ये एजर्शन है अकाउंट बैलेंसेस की, जैसे हम आगे पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन बैलेंस, मतलब TBD होते हैं, जैसे अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजेक्शन लेवल और एक डिस्क्लोजर लेवल। तो जैसे एक ही मैंने बना रखे OCACC, एक ERCV, ऐसे मतलब याद करने में थोड़ी वो ये याद रहती है, तुम भूलते नहीं उन चीजों को, कई चीजों को। फिर अब जैसे हमने ऊपर एसेट्स का पढ़ लिया, अब करेंगे लाइबिलिटीज को। अब लाइबिलिटी भी है वो स्टेट साई कर रखी है, जैसे हम लाइबिलिटी के केस में भी हम ये सारी चीजें चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं वो पर्सन, मतलब हम उनसे हम कंफर्मेशन मंगा लेंगे, राइट मतलब वो पार्टी होल्ड कर रही है, मतलब कंफर्मेशन से हमें पता चल जाएगा कि एक तो हमें कंप्लीटनेस भी पता चल जाएगी कि वो प्रॉपर करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रखी है कि नहीं कर रखी, राइट्स भी पता चल जाएंगे वो पार्टी है कि नहीं, एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही, तो हम ये सारी चीजें कर लेंगे। तो क्या करेंगे, चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है वो करेक्ट अमाउंट आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब कोई गलत अमाउंट तो नहीं आ रही, मान लो कि जैसे कोई डेप्रिसिएशन की मान लो कोई एंट्री पास आउट होने लगी थी, तो वो हम एंट्री डलवा देंगे ताकि करेक्ट वो शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे अभी ये भी बात करें कि जैसे हमने वो कैपिटलाइज करवाया था, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी करंट ईयर में आएगा, मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो भी हम चेकआउट करेंगे कि कितना आएगा उसके रिस्पेक्टिव में। where audit is corporate confirming that statutory requirement have been complied, अगर कोई statutory requirement है वो उसे वो भी comply करना होगा ऑडिट में साथ के साथ। और क्या है, हमें रिपोर्ट करना होगा अप्रूविंग मतलब अप्रोप्रिएट पर्सन, या मतलब जिसको, जैसे हम ऑडिट की बात करें जैसे हमें मेंबर्स को रिपोर्ट करना होता है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट में कि टू द मेंबर, जैसे हमें डालना होता है इंडिपेंडेंट, तो हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर कि जैसे ऊपर लिख रखा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, उसके केस में लिख रखा है टू द मेंबर, जैसे तो हम किसको रिपोर्ट करें, मेंबर्स को, तो ये वो आ गया। अब डेफिनेशन ऑफ एसेशन वगैरह ये हम चैप्टर 3 इन्होंने खुद ही लिख रखे हैं, हम वहाँ पे इसको डिटेल में कर लेंगे। इसको इनमें किसी को डाउट। भाई इन नोट्स में क्या लिखना है, इनमें से मेन मेन बस जो ब्लैक हाईलाइट है? ब्लैक हाईलाइट, और अंदर भी जैसे मैंने जो वर्ड अगर कोई हाईलाइट वगैरह करवा रखे हैं तो वो लिख के चलना। जैसे मैं बात कर दूं, या जैसे तुम्हें क्या लिखना है, फर्स्ट में लिख लो कि ये क्या एग्जामिनेशन ऑफ ये लिख लिया, इसके नीचे लिख लो कि वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट ठीक फॉर ठीक। बिजनेस एंड,
मतलब ऐसे लिखना है, देखो बाद में तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स वो तुम्हें बहुत जगह से मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि मॉड्यूल की लैंग्वेज तुम्हारे पास पड़ी हो। शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा यूज मत करना। एक तुम ऐसे नोटबुक, क्योंकि देखो एक चैप्टर से मैं तुम्हें 5 या 6 लिखूंगा, तुम्हें अगर वो खाली तुम 6 क्वेश्चन में करोगे तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तुम ऐसा करके चलो कि 6 क्वेश्चन तुम अच्छी तरीके से करके जाओ, रेदर देन कि मान लो चैप्टर में 10 क्वेश्चन है और 4 वो अजीब से है, तो 6 का अगर तुमने अच्छी तरीके से कर लिए, तुम उस क्वेश्चन में ऐसा हो कि तुम्हारा एक भी नंबर ना घटे, आधा एक नंबर भी, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। तो 6 क्वेश्चन को और तुम अगर बारी स्कोप बारी और सेम, ऐसे मत करना कि स्कोप शॉर्ट एंड फिल्टर बहुत मत कर देना कि जैसे तुमने एक बिल्कुल छोटी सी लाइन कर दी उसके तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हें थोड़ी बहुत दिखना चाहिए बंदा करके आया तैयारी, वो दिख तो जाता है कि इसमें बंदा मतलब कौन। सारे पॉइंट लिख लें पूरे पूरे, क्योंकि दो ही दो लाइन है। अरे लिख लो, अरे कुछ नहीं जाता, तुम जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस वो हो जाएगी। अब जैसे तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे ये वाला बोर्ड वाला है, इसको अंडरलाइन कर लिया, पेपर में भी तुम ऐसे करके आना, इनवर्स को अंडरलाइन करके आना, बाकी को नॉर्मल करके आना। इतना एग्जामिनर तुम्हारा एक नंबर नहीं काट पाएगा, वो कितना खुश हो जाएगा। बल्कि उसके जैसे अगर तुमने स्टार्टिंग में उसको ऐसी चीजें करने स्टार्ट कर दी ना, वो आगे तो नंबर, कई बार तुम जैसे मेरे साथ खुद को होता है, जिसका स्टार्टिंग में पेपर अच्छा जा रहा है ना, वो आगे तक मैं उसका ऐसे सीधा कई बार टिक मोड़ होता है, कोई ऐसे उसने कोई बीच में मिस्टेक कर दी ना, वो कई बार छूट जाती है। मैं तो फिर भी वो ध्यान से चेक कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम उसके बाद चेकिंग होती है तो मतलब वो निकल जाती है कई बार वो। तो कि अगर कोई गलत पॉइंट लिख लिया मान लो, लेकिन वो उसकी मतलब प्रॉपर लिख के आ रहा है, एक्सप्लेन ऐसे बढ़िया लग रहा है कि अब बड़ी पेपर लिख के आया बंदा, वो नंबर मिल जाता है, एस्पेक्ट उसके और सीधा फ्लो में स्कोप निकलते पे हैं। क्या फर्क है? अरे एस्पेक्ट कुछ फर्क नहीं है, स्कोप के अंदर ही एस्पेक्ट्स आते हैं और एस्पेक्ट को फर्दर डिटेल में प्रोवाइड कर रखा है हमारा, किसी हमारे हम्म। स्कोप के अंदर ही एस्पेक्ट्स भी, और एस्पेक्ट भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना? क्या। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है। सेशन रिकॉर्डिंग। हाँ एक्चुअली मिल मेरी जाएगी मिल तबीयत जाएगी। नहीं सही है तो मैं इसको बाद में ही करूँगी। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, ओके। हाँ बस इसमें अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसमें बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो टाइप्स की होती है, एक अंडर बाय लॉ, या फिर अगर कोई वॉलेंट्री करवा रहा है, मतलब जिसपे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसी पे जैसे कंपनीज लॉ पे मतलब लिख रखा है कि उन्हें करवानी है, या फिर जैसे अदर्स कोई बैंकिंग होगी कंपनी, वो भी कंपनीज आ गई, या अगर कोई बॉडीज है, बस ये तुम्हें बस ये पता होना चाहिए दो टाइप्स की होती है, अंडर लॉ या वॉलेंट्री। बस एक दो अगर तुमने नोट्स में बनाना हो तो खाली बस एक एग्जाम्पल लिखना, जैसे कंपनीज होगी या बैंकिंग कंपनीज या अदर स्टैट्यूटरी। और इसमें एचयूएफ पार्टनरशिप फ्रॉम एंटिटीज लीगल, मतलब कोई सिंपल कोई बंदा हो गया इंडिविजुअल वगैरह तो वो आ जाएंगे बस, और कुछ लिखने की इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आ गया एडवांटेजेस, अब इस केस में भी ये तो लिखने पड़ेंगे, एडवांटेजेस भी मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एडवांटेज भी मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे वाई कंडक्टिंग ऑडिट इज एसेंशियल, उसको क्यों है। अब और आ सकता है कि जैसे कोई मैनेजमेंट है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना चाह रही है, अब उसके लिए क्या बेनिफिट्स है उसके, तो मतलब वो भी तुम्हें एडवांटेजेस में आ गया, एक्सप्लेन करो जस्टिफाई करो, भैया आ जाएगा ऑडिट करवा रहे हैं वो। अब आ सकता है कि जैसे कि मान लो जो कोई फर्म है मतलब, या फर्म मतलब कोई एंटिटी है, मतलब वो उसके पूरा बिजनेस चल रहा है, तो वो मतलब ऐसा चलना चाह रहा है कि वो क्यों हो रहे हैं, मतलब उसके पूरा क्या चल रहा है, रीजंस क्या है। या तो अगर कोई और स्पेसिफिक करवा दे कि वेल अपनी बिजनेस को चेकिंग करवा ले, एक तो वो ऑडिट करवाएंगे तो मतलब अगर तुम्हें पेपर में आ रहा है तो वो तो तुम्हें ऑडिट के लिए पूछेंगे, और ऑडिट के लिए मतलब पूछ रहा है कि ऑडिट करवाने के क्या बेनिफिट है, कि जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज जैसे वो हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मॉरल चेक मेंटेन हो रहा है कि नहीं, मतलब तुम्हारे एम्प्लॉयज रह रहे हैं कि नहीं, जैसे कोई वेस्टेज वगैरह लॉसेज डिस्प्यूट्स वगैरह वो केस में हेल्प हो जाता है, तो वो तुम वहाँ के लिए हो जाएगा ये। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे क्या लिख रखा है, क्या लिख, एक सेकंड को, कि जैसे मान लो कि हमें ये जैसे हम आगे पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट पे, लेकिन बिसाइड इनहेरेंट लिमिटेशंस देयर आर सम बेनिफिट्स इन कंडक्टिंग ऑडिट। तो मतलब कि मतलब ऐसे नहीं कि कंडक्टिंग ऑडिट इज मस्ट, मतलब कि जैसे मस्ट क्यों होती है, जैसे कंपनीज के लिए वो क्यों मस्ट होती है, एक तो क्या उनके एक्ट में है, तो उसके क्या बेनिफिट है तुम वो लिख देना, उस केस में बस ये बचेगा। तो ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं उनपे। तो अब पढ़ते स्टार्ट करते हैं। ये तो चलो ऊपर लिख रखा है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, वन अदर, चलो पढ़ लेते हैं। चीफ यूटिलिटी ऑडिट रिलायबल क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच state of affairs may be easy to understand apart from the business there are other advantages, some are other, ठीक है, even to enterprises or organization where audit is not compulsory। देखो ये आ गया ना, where audit is not compulsory, देखो क्वेश्चन के अंदर ही देखो, अब बंदा ना ये ऐसे पॉइंट्स को पढ़ने में ना वो छोड़ देता है कि क्या इनको पढ़ना है इन पॉइंट्स को भी, लेकिन अब देखो इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि सम देयर आर क्या है, कंसिडरेबल वैल्यू है किसी की एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, उन्होंने खुद ही बता दिया।
अब वो ऐसे ही पूछ देंगे कि जैसे इस फर्म के ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो इसके क्या मतलब क्या वो करवाने के ऑडिट की क्या जरूरी है उनको, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट इन द केस ऑफ वॉलंटरी इन वेयर ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे लिए। अब वो किससे क्या बनेगा कि सेफ गार्ड्स होना चाहिए क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट का, मतलब जिस पर्सन ने भी तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसका कोई मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी वेदर दे आर पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स बैंकर। हाँ, अब जैसे बात जैसे कर रहे हैं कि जैसे कोई पार्टनर शेयर होल्डर हो गया, मतलब कि वो जैसे रेगुलरली फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो ये हो गया जैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मान लो वो डील नहीं कर रहे उनके अंदर मतलब जैसे बारी बारी आके मतलब डेली अफेयर्स में आके कि जैसे शेयर होल्डर लाखों जैसे रिलायंस के करोड़ लाख लैक्स या करोड़ जितने भी हैं वो उतने हैं। अब वो डेली अफेयर्स में आके डील तो नहीं करेंगे, तो जो भी वो मतलब उनके उनकी हम सेफ गार्ड्स कैसे करेंगे, अब ऑडिट करवा के उन्हें ये बिलीफ मिल जाएगा कि हाँ एक बाहर का पर्सन आके उनकी चेकिंग कर रहा है, उसने सही रिपोर्ट दे दी कि वो सही अफेयर्स कर रहे हैं, तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये हो गया। और आगे आगे मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, मॉरल जैसे अगर कोई कोई एम्बेजलमेंट या डिफल्केशन मतलब होता है कि चोरी चकेरी जैसे वो कर रहा है कैश की, मतलब जैसे वो कैश वगैरह निकाल रहा है, तो जैसे अगर ऑडिट हो रही है तो वहां पे भी दिख जाता है कि कैश जैसे रजिस्टर है वो कितना कैश जिसमें था कितना उसमें था, सरप्राइज चेक कर लिया, मतलब कभी आके आपने देख लिया कितना चेक है मतलब कितना कैश रेंट है, तो मैं वहां से हम ये इसको वो कर सकते हैं। और मान लो जो बंदा ये कर रहा होगा वहां पे उस पर भी वो आ जाएगी कि या तो अपनी जॉब से निकल सकता हूँ वो मतलब उसको उस पर भी आ सकता है, तो वो चीज़ नहीं करेगा या डर जाएगा, मतलब उसके अंदर मॉरल चेक आ जाएगा। तो क्या है हेल्पफुल इन कनेक्टिंग सेटलिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस नेगोशिएटिंग लोन्स और डिटरमाइनिंग, जैसे कई फर्म जैसे ये होती है कि लोन लेने के लिए ना मतलब ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिटर की मतलब सीए की मतलब रिपोर्ट वो जरूरी होती है ऑडिटर की, अपनी जैसे उस पर स्टेटमेंट मतलब ऑडिटेड अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसकी, तो कोई भी मतलब जो एंटिटी जिससे अगर तुम्हें लोन लेने के लिए ना ज़्यादा वो नहीं होती कि अगर तुम्हारे प्रॉफिटेबल चल रहा है या फिर थोड़े बहुत चल रहा है, वो तुम्हें अगर तुम्हारे ऑडिटेड है तो मतलब वो चल जाएगा, तुम्हें उस बेसिस पे लोन मिल जाता है उनके बेसिस पे। तो ये हो गया। आगे हो गया कि जैसे परचेज कंसिडरेशन ये हो गया कि मान लो अगर तुम अपना बिजनेस ही सेल कर रहे हो, अगर तुम्हारी ऑडिटेड है तो वो उस पर डिपेंड ये चल जाता है कि जो भी तुम्हारी वैसे से तुमने CFS चैप्टर पढ़ रखा होगा कि जैसे कंसोलिडेटेड वैल्यू क्या है, या फिर तुमने अमलगमेशन जैसे पढ़ रखा होगा कि तुम नेट एसेट्स वगैरह निकालते हो, प्रॉफिट मतलब शेयर्स में निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस हाँ वगैरह। हाँ। हाँ, तो उस बेसिस पे मतलब जैसे तुमने एसेट्स की वैल्यू ली, अगर वो ऑडिटेड है तो कोई भी फर्म जैसे बाहर से तुम्हें एक्वायर कर रही होगी वो उसको बिलीव होगा कि हाँ ये सारी वैल्यू वैल्यू सही प्रॉपर है। हाँ, और नेक्स्ट आ गया कि सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है वेजिस के लिए मतलब उस पे, तो मतलब उस पे वो चेकिंग वगैरह हो जाती है कि मतलब कि किसने की थी, मतलब वो चेक मेंटेन हो जाता है उसके केस में। एक सेकंड। कि मतलब डिटेक्शन हो जाती है मतलब जैसे वो ऊपर जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं, तो मतलब उसमें मतलब पता चलता है कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी थी मतलब, तो उस केस में तुम्हें जल्दी मिल सकती है उसको हमको अगर कोई ऑडिटेड है तो ये बात कह रहा है वो। वेस्टेज एंड लॉसेज मतलब ये पता चलता है कि जैसे हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ये कई बार ये दिखता है कि फर्म का कहाँ जैसे अमाउंट है या फिर जो भी है वो वेस्ट जा रही है, तो हम उसे बता देते हैं कि अगर तुम्हें ये इंटरनल कंट्रोल वगैरह या फिर ये चीज़ें सही कर लो तुम अमाउंट बचा सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मतलब तुम अगर ऐसी चीज़ें कर लो तो तुम बचा सकते हो, रेंट के लिए भी हम बता देते हैं जैसे ऑडिटर मैनेजमेंट को, तो वो ये पॉइंट आ गया कि उनके लिए वेस्टेज लॉसेस को बचा सकते हैं अपने। नेक्स्ट आ गया कि वेयर नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट अलाइड, मतलब जैसे बुक्स ऑफ अवेयरनेस जहाँ पे नेसेसिटी होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट है वो रिकॉर्ड्स के साथ प्रॉपर्ली मेंटेन करके केप्ट करके हो, तो उस केस में वही आ गया कि वही ऑडिट बेनिफिट हो जाती है उस केस में। एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस केस में क्या हो रहा है, ऑडिटर का रिव्यू करा किसका एग्जिस्टेंस का और ऑपरेशंस का, मतलब जो भी फर्म्स के अंदर कंट्रोल्स अप्लाई किए जा रहे हैं ना कि जैसे एडिक्वेट है कि नहीं है, मतलब उसमें कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं आ रही कि मतलब जो इंटरनल कंट्रोल्स है या फिर जो भी उस प्रॉपर वो चेकिंग लगा रखी है कि इसे अप्रूव हो के जाएगा, मतलब वो अप्रूवल प्रोसेस हो गया या फिर साइनिंग हो गया, कौन इसको डील करेगा, कौन ट्रेजरी रखेगा, मतलब उस पे कौन अकाउंटिंग करेगा, तो वो प्रॉपर हो रखा है कि नहीं हो रहा, एग्जिस्टेंस में भी है कि नहीं है वो। मान लो जैसे उन्होंने कैमरा तो लगा रखा है वो वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रखा, कहीं वो ऐसे लगा रखो आप कैमरे की निगरानी में है कैमरा कोई और मुंह पे लगा रखा है उसके आगे कुछ और लगा रखा है, तो वो चीज ना हो उस पे। ऑडिट अकाउंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर,
मान लो अगर कोई एडमिशन हो रहा है फर्म के अंदर या डेथ हो रही है किसी की, तो उस केस में अकाउंट्स को सेटल करना, अगर ऑडिटेड है तो अकाउंट्स, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तभी लिख रखा है क्या, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्प, मतलब हेल्प मिल जाती है उस केस में। ये नहीं है कि जरूरी है उनके केस में फर्म है, लेकिन हेल्प मिल जाती है उनको। तो तुम्हें जैसे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, जो जैसे अब ये पॉइंट्स आगे कि जीरो ऑडिट करवाना क्यों है कि एक पॉइंट ये जरूर लिखो कि उन्हें ग्रेट हेल्प मिल जाती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई ऐसे आ जाता है। अब गवर्नमेंट के लिए भी जैसे क्या लिख रखा है, गवर्नमेंट में एक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट गिविंग असिस्टेंस। जैसे हमने पीजीपीपी में भी पढ़ के आए ना, कैश इंसेंटिव्स वगैरह जैसे वो मिल जाती है गवर्नमेंट ग्रांट्स में पढ़ के आए, तो वहाँ पे भी जैसे असिस्टेंस कवर होते हैं। तो उसके इसमें क्या हो गया कि मान लो गवर्नमेंट तभी देती है कि तुम्हारी जब भी ऑडिट, जैसे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगे तभी हम कैश असिस्टेंस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। तो उस केस में भी ऑडिट होना जरूरी हो गया। तो ये बेनिफिट हो गया कि हमें तभी मिलेगा कि जब हम ऑडिट होंगे। तो उस केस में भी देखो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो डार्क होंगे जैसे अंडरलाइन करके इनको हाईलाइट करके चलना अपने। जैसे इसके केस में मॉरल चेक, एक्ट एज मॉरल चेक फॉर एम्प्लॉइज, सेटलिंग लाइबिलिटी, ट्रेड डिस्प्यूट्स, यही। तो इसको एक बार लिखना तो पूरा, लेकिन जैसे ऐसे कर लेना कि तुम जैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करो तो कितना करोगे उस बेसिस पे तुम्हें नंबर मिल जाए। और इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स बोल्ड है इनको तो जरूर लिखना अपने आंसर में। भाई ये पूरे लिखने पड़ेंगे सारे पॉइंट? कितनी देर लगेगी कॉपी पेस्ट करने में? नहीं मतलब कॉपी पेस्ट करने में तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ तो कॉपी पेस्ट करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम वापस देख रहे हो इन पॉइंट्स को, एक अभी कर रहे हो, एक लिखते वक्त पढ़ोगे, मतलब कॉपी करते वक्त देखोगे हाँ क्या लिख रखा है, तुम जब लिखोगे एक वो प्रैक्टिस होगी, फिर उनकी तुम रिवीजन करोगे। सोचो कितनी रिवीजन कर ली तुमने एक ही बार में। प्रैक्टिस देखो तुम्हारी। अगर बंदा कोई टेस्ट भी नहीं दे रहा है लेकिन अगर ऐसे प्रॉपर रिवाइज करके कर रहा है, उसकी तो बहुत बेनिफिट मिल जाता है उसको। और जैसे तुम जैसे कर रहे हो, इसका एक इलस्ट्रेशन है, ये भी पढ़ ली, क्या लिख रहे थे उसके इलस्ट्रेशन में। ऐसे तुम्हारी रीडिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है, मतलब रीडिंग तुम्हारी फास्ट बन जाती है, रीडिंग स्पीड। जैसे तुम नंबर ऑफ रिवीजन अपनी फास्ट करते रहोगे ना, तुम्हारी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट बन जाती है। जैसे तुम किसी अगर एमसीक्यूज वगैरह करोगे ना किसी भी पेपर में, तुम ऐसे जल्दी पढ़ रहोगे, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरी रिवीजन स्पीड बहुत फास्ट हो जाती थी कि मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था। तो मेरे पेपर में ना स्पीड मेरी बहुत फास्ट होती थी कि अगर तुम्हें को ऐसे प्रॉपर अगर ये कहोगे ना मैं स्केल से भी बनाऊं, मैं स्केल से प्रॉपर हर चीज स्केल बनाने के बाद भी मेरी इतनी होती थी कि मेरे पास टाइम बचा होता था। लेकिन अगर ये होता है कि अगर तुम्हें आता है तो तुम कर लोगे, अगर जो चीज तुम्हें नहीं आती वो तो तुम कितना ही बैठे रहो उसको लेके, वो तुम बैठे रहोगे ऐसे बना बना के। मेरी ये होती थी कि मैं स्केल से भी इतनी प्रॉपर लाइनिंग वगैरह बनाऊंगा। जैसे एडवांस अकाउंट के केस में था, मैंने एक जगह भी लाइनिंग में उसने नहीं किया, मैंने सारी स्केल वगैरह यूज किए थे, लेकिन मेरी इतनी स्पीड फास्ट थी कि मैं प्रॉपर सारी जगह लाइनिंग वगैरह मेंटेन करके एडिक्वेट, मतलब प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के, इतनी स्पीड होनी चाहिए। और ऑडिट में भी जैसे तुम्हारी रीडिंग है 15 मिनट्स में, तुम्हारा प्रॉपर स्ट्रेटेजीज वगैरह मेंटेन होना चाहिए कि तुम्हें कैसे जाना है। तो अपने जैसे मैंने चैप्टर वन, वहाँ पे मैंने चैप्टर वन कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था ना पेज छोड़ देना, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी में अपने जैसे स्ट्रेटेजीज में लास्ट में बताऊंगा ना, एक वो पॉइंट भी लिखना है कि स्ट्रेटेजी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए ऑडिट पेपर के लिए। मतलब तुमने आगे कैसे पेपर में कैसे प्रोसीड करना है, तुमने वहाँ पे पहले क्या उठाना है 15 मिनट्स में, तुम्हें पेपर में आगे कैसे जाना है 1.5 डेज। तुम्हारा एक 1.5 डेज का प्लानर भी होना चाहिए कि तुमने जैसे तुम पेपर दे के आओगे, तुम्हारा कितनी देर में तुम्हें कहाँ से क्या करना है कैसे करना है, तुम्हारे पास ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर तुमने कोई क्वेश्चन देखना है इनकरेक्ट करेक्ट, जैसे अगर तुमने कोई, अभी तुमने सारे कवर कर लिए, जैसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क रहूंगा, तुमने कौन कौन से करने हैं वो तुम्हारा नंबर होना चाहिए वहाँ पे। तुम सारी चीज मेंटेन करके रखना अपना प्रॉपर तो ऐसे करो कि तुम 1.5 डेज के लिए जा रहे हो। ये हो गया। आज के लिए इतना बहुत है क्या? 20 मिनट 25 मिनट हो गया। इसको अपन नेक्स्ट सेशन में रख देंगे अलग से, क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग सेशन डिवोट कर देंगे अपन कल। कल या जो भी परसों जो भी होगा उतना करके रखना। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सके ना इसको तुम चाहे लिख लेना, तुम्हारे पास टाइम हो तो इसको लिख लेना, और एग्जाम्पल वगैरह रीड करते चलना साथ के साथ ही। जैसे अगर तुम लिखते जा रहे हो, जैसे तुम अभी अपने पॉइंट्स में लिखोगे नोट्स में, तो तुमने जैसे तुम्हारा चल रहा है एग्जाम्पल आ गया उसी को उसी वक्त रीड कर लिया, बाद में मत छोड़ना, बाद में कभी नहीं होगा कोई भी चीज बात तुम बाद में अगर डेफर करोगे ना, सोच लो तुमने बस डेफर ही कर दी उसको, बस नहीं कर पाओगे उस चीज को। ठीक। तो अपने साथ के साथ कवर करके चलना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऑडिट को ना ऐसे चलो ऐसे में सोच ना कि थ्योरी है, मतलब बोर हो जाओगे, ऐसे करके चलोगे ना कि तुम्हें मतलब वो भी फिर तुम्हें बताएगी कि मैं कितनी थ्योरी हूँ। तुम उसका ऐसे इंटरेस्ट वेर के लिए, जिसमें मैं तुम्हें प्रैक्टिकली डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तो तुम भी मतलब प्रैक्टिकली सोचो और उसको लिंक करके चलो।
हाँ सोचो मैं भी ऐसे चेकिंग वगैरह करूंगी वहाँ बाहर, मतलब वहाँ पे जाके तुम उसको जल्दी लिंक कर पाओगे फिर उसको। यही होता है ऑडिट में, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे सारी चीजें यही होती है ऑडिट के अंदर बिल्कुल। तुम यही सारी चीजें चेक करोगे तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पता होगी, तुम्हारे इंटरव्यू में कितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम्हारा बेस कितना पहले से कि तुम्हें ऑडिट के बारे में प्रॉपर पता है। जैसे अगर इसके बाद ये होते हैं, चलो एक बार इसको रिकॉर्डिंग सेशन को मैं बंद कर दूं।